कहानी की शुरुआत कैरेबियन सी के बीचों बीच होती है, जहां एक खुशहाल परिवार अपनी प्राइवेट याच पर छुट्टियां मना रहा है। परिवार में पति टॉम, पत्नी जूलिया, बेटी कैसी और बेटा बेन शामिल है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। तभी जूलिया समुद्र में स्विमिंग करने के लिए याच से पानी में कूद गई। शुरुआत में पानी पूरी तरह शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे पानी के नीचे कोई बहुत बड़ी चीज उसका पीछा कर रही हो। जूलिया घबराकर चारों तरफ नजर दौड़ाती है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो खुद को समझाती है कि शायद ये कोई उसका वहम है और फिर से आराम से तैरने लगी। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसे फिर से वही डरावना एहसास हुआ। अब जूलिया सचमुच घबरा गई और पूरी ताकत से वापस याच की तरफ तैरने लगी। लेकिन तभी अचानक किसी अनदेखी ताकत ने उसका पैर पकड़ लिया और उसे तेजी से पानी के अंदर खींचने लगी। डर के मारे जूलिया जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन उसकी बेटी कैसी ने हेडफोन लगाए हुए थे, इसीलिए उसे कुछ सुनाई नहीं देता। उधर याच की दूसरी तरफ टॉम और बेन फिशिंग करने में बिजी थे, इसीलिए उनका भी जूलिया की तरफ ध्यान नहीं जाता। इसी बीच जूलिया पानी के अंदर अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसके मुंह में पानी भरने लगा और उसकी आवाज कमजोर पड़ने लगी। कुछ समय बाद टॉम को एहसास हुआ कि उसने बहुत देर से जूलिया को नहीं देखा। वो घबराकर उसे ढूंढने लगा और तभी दूर समुद्र में उसे जूलिया स्ट्रगल करते हुए दिखाई दी। टॉम तुरंत बच्चों को आवाज देता है और याच को उसकी तरफ मोड़ता है और बिना एक पल गवाए समुद्र में छलांग लगाता है। वो तुरंत जूलिया तक पहुंचा और उसे डूबने से बचा लिया। काफी स्ट्रगल के बाद दोनों किसी तरह वापस याच तक पहुंच गए, जहां केसी और बेन मिलकर उन्हें ऊपर खींचते हैं। पूरा परिवार जूलिया को संभालने की कोशिश करने लगा, लेकिन जूलिया खुद समझ नहीं पाती कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था। वो यही मान लेती है कि शायद कोई तेज ओशन करंट उसे नीचे खींच रहा था। उस रात माहौल को नॉर्मल बनाने के लिए पूरा परिवार बेन का बर्थडे सेलिब्रेट करता है। सब मिलकर केक काटते हैं, गिफ्ट देते हैं और कोशिश करते हैं कि कुछ देर के लिए सारे डर भूल जाए। इसी दौरान केसी के बॉयफ्रेंड का वीडियो कॉल आता है। तब वो लैपटॉप लेकर याच के बाहर चली गई ताकि आराम से उससे बात कर सके। कॉल के दौरान उसका बॉयफ्रेंड उसे अपने शहर का आसमान दिखाता है, जहाँ काले और बेहद डरावने तूफानी बादल पूरे शहर को ढक चुके थे। लेकिन अचानक वीडियो कॉल ग्लिच होने लगा और कुछ ही पलों में स्क्रीन पूरी तरह फ्रीज हो गई। केसी घबराकर वापस अपने परिवार के पास आई और सारी बात बताई। टॉम समझाता है कि वो लोग जमीन से बहुत दूर है, इसीलिए शायद सिग्नल कमजोर हो गया होगा। लेकिन ठीक उसी समय बाहर एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। पूरा परिवार बाहर जाकर देखता है कि उनकी याच के बिल्कुल पास से वेल्स का एक बहुत बड़ा झुंड गुजर रहा है। टॉम बताता है कि वेल आमतौर पर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का सहारा लेकर रास्ता तय करती है, लेकिन जब बहुत बड़ा तूफान आता है तो मैग्नेटिक फील्ड अनस्टेबल हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में वेल अपना रास्ता पता नहीं कर पाती और किनारे की तरफ जाने लगती है। इतने में अचानक पूरी याच जोर से हिल गई। बेन फर्श पर गिर गया। टॉम को शक होता है कि शायद किसी भारी चीज ने याच के नीचे टक्कर मारी है। सच्चाई जानने के लिए वो तुरंत समुद्र में गोता लगाकर नीचे जांच करने चला गया। कुछ देर बाद टॉम वापस लौटा, लेकिन उसके कंधे पर एक गहरा घाव बना हुआ था। जूलिया तुरंत उसकी चोट साफ करके टाके लगाती है। टॉम बताता है कि पानी के नीचे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बहुत विशाल चीज उसके पीछे से तैर रही थी, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ा उसका कंधा याच के प्रोपेलर से टकराकर बुरी तरह कट गया और जो भी चीज उसके आसपास थी उसका आकार बहुत बड़ा था। लेकिन समुद्र के गहरे और अंधेरे पानी की वजह से वो उसे ठीक से देख नहीं पाया। हालांकि नीचे उसे इससे भी ज्यादा डरावनी बात पता चली। दरअसल याच का निचला हिस्सा बुरी तरह डैमेज हो चुका था। अब वो लोग समुद्र के बीचों बीच पूरी तरह फंस चुके थे। ऐसी सिचुएशन में सबसे जरूरी किसी से मदद मांगना था। इसीलिए जूलिया लगातार रेडियो के जरिए किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगी। वही केसी अपने फोन में नेटवर्क ढूंढ रही थी, लेकिन किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं मिलता। तभी अचानक केसी के सामने एक बहुत डरावना क्रीचर आ गया। उसे देखकर वो जोर से चीख पड़ी, लेकिन पता चला कि वो बेन था, जिसने मास्क पहनकर उसे डराया था। अब धीरे धीरे याच का पूरा सिस्टम बंद होने लगा। कुछ ही देर में याच पूरी तरह पावरलेस हो गई और समुद्र की लहरों के सहारे बहने लगी। तभी अचानक रेडियो से
किसी की आवाज सुनाई दी, लेकिन सिग्नल इतना खराब था कि सिर्फ टूटी फूटी और खराब आवाजें ही सुनाई दे रही थी। कोई भी समझ नहीं पाता कि दूसरी तरफ मौजूद इंसान क्या कहना चाहता है। अब परिवार का हौसला बनाए रखने के लिए टॉम कहता है कि उनके पास लगभग 4 दिनों का फूड और वाटर मौजूद है। अब उनके पास बस एक ही उम्मीद बची है कि कोई फिशिंग बोट वहां से गुजरते समय उन्हें देख ले। लेकिन तभी याच का रेडार पास में किसी की हलचल डिटेक्ट करने लगा। फिर कुछ ही सेकंड बाद बाहर से एक बहुत डरावनी आवाज सुनाई दी। पूरा परिवार घबराकर बाहर भागता है, लेकिन सामने का नजारा देखकर सभी के होश उड़ गए। आसमान से आग के विशाल गोले धरती की तरफ गिर रहे थे। चारों तरफ जोरदार एक्सप्लोजन्स होने लगे, मानो पूरी दुनिया खत्म होने वाली हो। अचानक उनमें से एक जलती हुई चीज उनकी याच के बिल्कुल पास से होते हुए समुद्र में गिरी। ये देखकर टॉम तुरंत याच का इंजन दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। काफी कोशिशों के बाद इंजन किसी तरह चालू हो गया, लेकिन तभी एक और जलती हुई चीज समुद्र में गिरी और जोरदार ब्लास्ट हुआ। अब पूरा परिवार डर के मारे एक दूसरे को कसकर पकड़ लेता है। इसी दौरान टॉम ध्यान से उन जलती हुई चीजों को देखता है। तब उसे समझ में आया कि वो मीटेरॉइड नहीं है, असल में वो सैटेलाइट्स है जो आसमान से गिर रहे हैं। उधर बेन ने देखा कि याच के इंजन से धुआं निकल रहा है। टॉम इंजन देखने गया, तब उसे समझ में आया कि इंजन पूरी तरह जल चुका है। अब याच को दोबारा स्टार्ट करना लगभग नामुमकिन था। धीरे धीरे हवाएं और तेज होने लगी। मौसम पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गया। तब डरा हुआ परिवार याच के अंदर जाकर बैठ गया, लेकिन किसी का भी ध्यान इस बात पर नहीं जाता कि याच का कंपास बहुत तेजी से घूम रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे अर्थ का पूरा मैग्नेटिक सिस्टम बिगड़ चुका हो। तभी अचानक याच एक बार फिर जोर जोर से हिलने लगी। तब बेन दोबारा जोर से नीचे गिरा और इस बार उसे चोट भी लग गई। बाहर समुद्र की विशाल लहरें लगातार याच से टकरा रही थी। इसी भयानक तूफान के बीच टॉम अपनी जान जोखिम में डालकर बाहर गया और तेज हवाओं से लड़ते हुए वो किसी तरह लाइफ जैकेट से भरा एक बॉक्स उठाकर वापस परिवार के पास आया। लेकिन ठीक उसी पल पूरी याच की आखिरी पावर भी खत्म हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। अब ये पूरा परिवार समुद्र के बीच उस खौफनाक रात में पूरी तरह अकेला और बेबस था। हालात इतने खतरनाक हो चुके थे कि पूरा परिवार बुरी तरह घबराया हुआ था। चारों तरफ अंधेरा, तेज तूफान और लगातार हो रही अजीब घटनाएं किसी बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रही थी। इसी बीच टॉम याच के पावर बॉक्स की तरफ गया और काफी कोशिशों के बाद किसी तरह बिजली दोबारा चालू की। जैसे ही लाइट वापस आई, बेन की नजर जूलिया पर गई। उसकी नाक से खून बहना शुरू हो गया था। जूलिया को तेज चक्कर भी आने लगे, जबकि दूसरी तरफ केसी अचानक सिंक की तरफ भागी और जोर जोर से उल्टियां करने लगी। ऐसा लगने लगा कि बाहर चल रहा ये मिस्टीरियस तूफान अब बस मौसम को नहीं बल्कि उनके शरीर पर भी इम्पैक्ट कर रहा है। टॉम लगातार रेडियो के जरिए मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार बस सन्नाटा ही सुनाई देता है। फिर अचानक पूरे याच में एक बहुत तेज और कान फाड़ देने वाली आवाज गूंजने लगी। उसी समय बाहर का तूफान पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गया। जूलिया पूरी ताकत से लगातार याच के दरवाजे को बंद रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी ऊपर लगा एक हैज जोरदार धमाके के साथ खुल गया। अब अगले ही पल तेज हवाएं याच की खिड़कियां तोड़ना शुरू करती है। चारों तरफ टूटे हुए ग्लास के टुकड़े उड़ने लगे और पूरा परिवार डर से कांपने लगा। हालात को पूरी तरह हाथ से निकलता देख टॉम तुरंत एक फ्लेयर जलाता है ताकि अगर आसपास कोई हो तो उनकी तरफ ध्यान दे सके। लेकिन कुछ ही देर बाद रोशनी फिर से खत्म हो गई और चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। अब अगली सुबह जब पूरा परिवार उठा तो सबसे पहले उन्हें इस बात पर हैरानी हुई कि वो अभी तक जिंदा है। हालांकि तूफान उनकी याच को लगभग पूरी तरह बर्बाद कर चुका था, लेकिन असली झटका तो उन्हें तब लगा जब वो याच से बाहर निकले। जैसे ही पूरा परिवार बाहर आया, सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। दुनिया का पूरा समुद्र गायब हो चुका था। उनकी याच अब पानी में नहीं बल्कि सूखी जमीन के बीचों बीच फंसी हुई थी। जहाँ तक नजर जाती वहाँ तक सिर्फ सूखी धरती और अनगिनत रेगिस्तान दिखाई देता है। पूरा परिवार शौक में खड़ा था। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर एक ही रात में पूरी दुनिया का ओशन कहाँ चला गया। केसी एक बार फिर अपने फोन में नेटवर्क ढूंढने की कोशिश करने लगी, लेकिन अब भी कोई सिग्नल नहीं मिलता। उधर छोटा बेन पास पड़े 2 मरे हुए क्रैब के साथ खेलने लगा। उसे अभी तक इस बात का अंदाजा नहीं है कि दुनिया कितनी बड़ी मुसीबत में है। दूसरी तरफ टॉम अपना कंपास निकाल कर देखता है, लेकिन उसे देखकर उसके होश उड़ गए। कंपास पूरी तरह उल्टी दिशा
दिखा रहा था। तब टॉम समझ गया कि अर्थ के मैग्नेटिक पोल आपस में बदल चुके हैं। वो बताता है कि ऐसा आखिरी बार लगभग 7 लाख साल पहले हुआ था। इसका मतलब ये था पूरी दुनिया बदल चुकी है, ईस्ट वेस्ट में बदल चुका है और वेस्ट ईस्ट में। इसका मतलब पहले जहाँ समुद्र नहीं था वहाँ समुद्र चला गया और जहाँ पहले समुद्र था वो जगह रेगिस्तान बन गई। अब जहाँ समुद्र नहीं था वहाँ इंसान रहते थे, मतलब जमीन पर रहने वाली सभी जिंदा चीजें मर चुकी होगी और सब कुछ पानी में डूब चुका होगा। ये सुनते ही केसी बुरी तरह टूट गई। उसे एहसास हुआ कि शायद उसका बॉयफ्रेंड अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो फूट फूट कर रोने लगी और अकेले जाकर खुद को कमरे में बंद कर लिया। जूलिया उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन गुस्से और दुख में केसी अपनी माँ को ही बाहर धक्का देकर दरवाजा बंद कर देती है। इधर जूलिया और टॉम जितना भी बचा हुआ फूड, वाटर और बाकी जरूरी सामान था उसे इकट्ठा करना शुरू करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा दिनों तक जिंदा रह सके। उधर बेन अपने बर्थडे वाले बलून को एक बड़े पत्थर से बांधता है। उसे उम्मीद थी कि शायद कोई दूसरा इंसान उन्हें देखकर उनकी मदद करने आ जाए। कुछ समय बाद टॉम फिर से रेडियो चालू करता है। इस बार पहली बार दूसरी तरफ से किसी की आवाज सुनाई दी। वो आदमी अपना नाम नाव बताता है और कहता है कि वो एक सबमरीन का कैप्टन है। उसकी सबमरीन भी अब सो की जमीन पर फंस चुकी है। वो कंफर्म करता है कि पूरी पृथ्वी के मैग्नेटिक पोल सच में बदल चुके हैं। इस वजह से पूरी दुनिया का ओशन अपनी जगह छोड़कर कहीं और खिसक गया। लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं हुआ है। कुछ समय बाद मैग्नेटिक पोल फिर से बदलेंगे और उस समय पूरा ओशन वापस लौट आएगा। लेकिन जब ऐसा होगा तब पूरी दुनिया में भयानक तबाही मचेगी। वो ये भी बताता है कि अब तक उसे कोई दूसरा जिंदा इंसान नहीं मिला। दुनिया के लगभग सारे कम्युनिकेशन सिस्टम बंद हो चुके हैं और हर जगह अफरा तफरी मची हुई है। इतना ही नहीं, उसने एक और डरावनी बात महसूस की है। समय समय पर जमीन के नीचे अजीब सा वाइब्रेशन हो रहा है। उसे पूरा यकीन है कि यही सिग्नल है कि मैग्नेटिक पोल दोबारा बदलने वाले हैं। इसीलिए वो टॉम के परिवार को चेतावनी देता है कि जितनी जल्दी हो सके किसी ऊंची जगह पर पहुंच जाए, क्योंकि जब ओशन वापस आएगा तब पूरी दुनिया पानी में डूब सकती है। इसके बाद नाव एक दुखद बात बताता है कि इस डिजास्टर के दौरान उसका साथी मर चुका है। अब उसकी सबमरीन में सिर्फ 3 लोगों के लिए ही जगह है। ये सुनते ही जूलिया और टॉम बिना एक पल सोचे फैसला करते हैं कि अगर रेस्क्यू का मौका मिला तो वो उन दोनों के बच्चों केसी और बेन को बचाएगी। उनकी ये बात सुनकर नाव इमोशनल हो गया। वो तुरंत अपनी लोकेशन मतलब कोऑर्डिनेट उन्हें भेजता है। तब टॉम हिसाब लगाता है कि वहां तक पहुंचने में उन्हें कम से कम 2 से 3 दिन लगेंगे। इसीलिए वो परिवार से कहता है कि आज रात आराम कर लो, क्योंकि सुबह होते ही वो अपना सफर शुरू करेंगे। अगली सुबह पूरा परिवार जरूरी सामान पैक करने लगा। तभी टॉम की नजर दूर जमीन पर पड़ी। उसे लगा जैसे कोई इंसान उसकी तरफ आ रहा है। वो ध्यान से देखता है। दरअसल एक घायल आदमी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसके हाथ में एक हैंडमेड हार्पून था और उसके साथ एक डॉग भी चल रहा था। तब टॉम इंसानियत दिखाते हुए उसके पास गया और उसे पानी की बोतल दी, लेकिन वो आदमी किसी दूसरी भाषा में बात कर रहा था, इसीलिए टॉम उसकी बात समझ नहीं पाता। जैसे ही उस आदमी ने पानी पिया उसका चेहरा अचानक बदल गया। फिर अचानक वो पूरी ताकत से बोतल टॉम के सिर पर मारता है। इसके बाद वो टॉम के चेहरे पर जोरदार किक मारता है। ये देखकर जूलिया घबराकर उसकी तरफ दौड़ने लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वो पागल आदमी अचानक अपना हार्पून पूरी ताकत से टॉम के पेट में घोंप देता है। दर्द से टॉम जोर जोर से चीखने लगा। फिर वो पागल आदमी बेरहमी से टॉम का गला भी काट देता है। अपने पति को इस हालत में देखकर जूलिया पूरी तरह टूट गई, लेकिन अब वो खूंखार आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। तब जूलिया बिना देर किए अपनी जान बचाने भागने लगी। तभी पीछे से वो आदमी हार्पून पूरी ताकत से उसकी तरफ फेंकता है। हार्पून जाकर जूलिया के कंधे पर लगा, जिससे उसे चोट लग गई। लेकिन भारी चोट लगने के बावजूद जूलिया रुकती नहीं। वो किसी तरह भागते हुए वापस याच तक पहुंच गई। अंदर पहुंचते ही वो घबरा कर केसी और बेन से कहती है कि तुरंत छुप जाओ। इसके बाद वो याच के सारे दरवाजे अंदर से लॉक कर देती है। डरे हुए केसी और बेन सोफा के अंदर बने खाली हिस्से में छुप गए। जूलिया उनकी सेफ्टी के लिए उन्हें एक फ्लेयर गन देती है ताकि जरूरत पड़ने पर वो अपनी जान बचा सके। इसके बाद जूलिया खुद एक नाइफ उठाकर चुपचाप बाथरूम के अंदर छुपकर उस खूंखार हमलावर का इंतजार करने लगी। उधर याच के बाहर खड़ा वो खूंखार आदमी अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। वो पूरी ताकत से बार बार दरवाजे पर वार करता है, जिससे कुछ देर में दरवाजा टूट गया और वो जबरदस्ती याच के अंदर घुस गया। अंदर आते ही सबसे पहले उसकी नजर
फूड सप्लाई पर पड़ी तब वो खाने पीने का सामान इकट्ठा करने लगा। उसके बाद वो जूलिया और बच्चों को ढूंढने के लिए पूरे याच की तलाशी लेने लगा। वो एक एक कमरे को तलाश करता हुआ आखिर में बाथरूम तक पहुंचा, लेकिन उसी समय जूलिया बाथरूम की टूटी हुई दीवार से बाहर निकलने में कामयाब हो गई। वो आदमी बाहर झांककर चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे जूलिया कहीं दिखाई नहीं देती। तब जूलिया चुपचाप वहाँ से दूर जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उस आदमी का डॉग उसे देख लेता है और जोर जोर से भौंकने लगता है। अगले ही पल डॉग जूलिया पर हमला करके उसे जमीन पर गिराता है। अब जूलिया के पास अपनी जान बचाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो कांपते हाथों से नाइफ निकालती है और मजबूरी में डॉग को मार देती है। अपने डॉग की दर्द भरी आवाज सुनते ही वो आदमी गुस्से से बाहर आया। फिर जैसे ही उसकी नजर डॉग की लाश पर पड़ी, उसका गुस्सा और पागलपन कई गुना ज्यादा बढ़ गया। अब उसकी आंखों में बदले की आग दिखाई देने लगी। इसी मौके का फायदा उठाकर जूलिया याच के पिछले हिस्से की तरफ गई और टूटी हुई विंडो से दोबारा अंदर जाने के लिए ऊपर चढ़ने लगी, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती, क्योंकि उस आदमी ने समय रहते उसे देख लिया और जोरदार पंच मारकर उसे नीचे गिरा दिया। जूलिया गिरते हुए पास रखे फर्नीचर को पकड़कर खुद को संभालने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ वो आदमी उसे घसीटकर अपनी तरफ खींचने लगा। स्ट्रगल के दौरान जूलिया पूरी ताकत से उसे किक मारती है और कुछ पल के लिए खुद को छुड़ा लेती है, लेकिन अगले ही पल वो आदमी उसके हाथ पर पूरी ताकत से पैर रखता है। दर्द की वजह से जूलिया के हाथ से नाइफ छूट गया। फिर वो आदमी उसके बाल पकड़कर उसका चेहरा जमीन पर जोर से पटकता है, फिर उसे उठाकर सोफा पे फेंकता है और दोनों हाथों से उसका गला दबाने लगा। तब सोफा के अंदर छिपे केसी और बेन ये सब अपनी आंखों से देख रहे थे। जब केसी को लगता है कि उसकी माँ बच नहीं पाएगी, तो वो हिम्मत जुटाकर बाहर निकली और बिना देर किए फ्लेयर गन सीधा उस आदमी पर चला दिया। फ्लेयर गन लगते ही उस आदमी के कपड़ों में आग लग गई। फिर कुछ ही सेकंड में पूरी याच आग की लपटों में घिर गई। केसी और बेन तुरंत बाहर भागते हैं, लेकिन जूलिया वापस जलती हुई याच के अंदर गई। वो जल रहे उस आदमी को जोरदार किक मारती है। फिर जल्दी जल्दी जरूरी सामान, सबमरीन की लोकेशन वाला मैप और अपना बैग उठाकर बाहर निकलती है। बाहर आते ही केसी और बेन अपने पिता टॉम की लाश से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगे। फिर जूलिया भी उनके पास बैठ गई। तीनों मिलकर टॉम को आखिरी अलविदा कहते हैं, लेकिन तभी अचानक एक और डरावना झटका उनका इंतजार कर रहा था, क्योंकि जिस आदमी को वो आग में जला हुआ छोड़ कर आए थे, वो जिंदा हालत में जलती हुई याद से बाहर निकल आया। उसे जिंदा देखकर तीनों के होश उड़ गए। फिर तीनों एक भी पल गवाए बिना अपनी जान बचाकर भागने लगे। उसी समय उनके पीछे खड़ी याच एक धमाके के साथ एक्सप्लोड हो गई। काफी देर तक भागने के बाद तीनों एक छोटे से वाटरफॉल के पास रुककर थोड़ा आराम करते हैं। तब केसी कहती है कि शायद उस पागल आदमी को उनकी लोकेशन बेन के बर्थडे बलून की वजह से मिली होगी। ये सुनते ही बेन अपने बाप की मौत के लिए खुद को दोष देने लगा, लेकिन जूलिया तुरंत अपने बेटे को गले लगाकर समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं और अभी उन्हें हिम्मत बनाए रखनी है, क्योंकि वो आदमी अब भी उनका पीछा कर रहा है। सफर जारी रखते हुए कुछ देर बाद वो एक छोटे से वाटर पूल के पास पहुंचे। वहाँ बेन की नजर एक मरी हुई विशाल हैमरहेड शार्क पर गई। इतनी बड़ी मछली को सूखी जमीन पर देखकर वो पूरी तरह हैरान था। उसी समय जूलिया ने देखा कि वो पागल आदमी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है। उसे देखते ही तीनों फिर से अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। भागते भागते वो रेत के विशाल टीलों के बीच पहुंचे। वहाँ चारों तरफ ओशन से बाहर निकले जहरीले केमिकल और टॉक्सिक वेस्ट फैले हुए थे। अगर गलती से कोई उन पर पैर रख दे तो सीरियस चोट लग सकती है, इसीलिए वो बहुत सावधानी से रास्ता पार करते हैं। कुछ समय बाद उन्हें लगने लगा कि शायद इस बार वो उस पागल आदमी से पीछा छुड़ाने में कामयाब हो गए, लेकिन उनका सफर हर कदम के साथ और भी डरावना होता जा रहा था। रास्ते में उन्हें ओशन की गहराइयों से बाहर आई कई भयानक चीजें दिखाई देने लगी। मरे हुए विशाल सी क्रिएचर, टूटा हुआ कचरा और प्लास्टिक के बड़े बड़े ढेर जो कभी समुद्र की तह में दबे हुए थे। ये सभी चीजें उन्हें दिखाई देती है। अब धीरे धीरे बेन की हालत खराब होने लगी। उसके शरीर में कमजोरी बढ़ती जा रही थी, जिससे वो पीछे छूटने लगा। तब जूलिया तुरंत समझ गई कि उसे तेजी से डिहाइड्रेशन हो रहा है। वो सबको वही रुकने कहती है, लेकिन जैसे ही उसने वाटर बोतल उठाई, उसके चेहरे के रंग उड़ गए। बोतल लगभग पूरी तरह खाली हो चुकी थी। तब केसी घबरा कर बताती है कि शायद उसने बोतल का कैप ठीक से बंद नहीं किया था। ये सुनते ही जूलिया अपना आपा खो बैठी और गुस्से में केसी पर चिल्लाने लगी, लेकिन केसी खुद पहले से बहुत परेशान और दुखी थी। वो रोते हुए कहती है कि अब इन बातों का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अब इस बर्बाद दुनिया में वो लोग ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहने वाले। माँ और बेटी के बीच जोरदार बहस शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे पर चिल्लाने लगे, लेकिन आखिरकार मजबूरी में
में दोनों शांत हो गए और फिर से आगे बढ़ने लगे। कुछ समय बाद उन्हें काफी दूर एक क्रैश हुआ एयरप्लेन दिखाई दिया। उसके पास जाते ही अचानक प्लेन के अंदर कुछ हलचल नजर आई। ये देखकर तीनों डर गए, लेकिन अगले ही सेकंड पता चला कि वो बस कुछ बर्ड्स थे। तीनों थके हुए थे, इसीलिए उन्हें लगता है कि रात बिताने के लिए इससे सेफ जगह शायद और कोई नहीं मिलेगी, इसीलिए वो उसी प्लेन के अंदर रुकने का फैसला करते हैं। रात के समय तीनों मिलकर बचा हुआ थोड़ा सा फूड बांट कर खाते हैं। इसी दौरान जूलिया को टॉम की जैकेट के पॉकेट में एक पुरानी फैमिली फोटो मिली। जैसे ही उसकी नजर उस फोटो पर पड़ी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे टॉम की याद आने लगी। अब माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए केसी अपनी माँ से पूछती है कि उसकी और टॉम की पहली मुलाकात कैसे हुई थी। तब जूलिया हल्की सी मुस्कान के साथ पुरानी यादों में खो गई। वो बताती है कि कई साल पहले टॉम उसी हॉस्पिटल में था जहां वो काम किया करती थी और वहीं से उनकी लव स्टोरी शुरू हुई थी। टॉम के इलाज के दौरान ही जूलिया और उसकी धीरे धीरे अच्छी दोस्ती हो गई थी। समय के साथ दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए। फिर एक दिन टॉम हाथों में फूल और अपनी लिखी हुई एक खूबसूरत पोयम लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। उसी दिन उसने जूलिया के सामने अपने प्यार का इजहार किया था। यही वो पल था जहां से दोनों की नई जिंदगी की शुरुआत हुई थी। अब प्रेजेंट टाइम में रात हो गई थी। आधी रात के दौरान केसी अकेले ही प्लेन से बाहर निकल गई, लेकिन तभी पीछे से वही खूंखार आदमी फिर से उस पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार उसके हमला करने से पहले ही जूलिया पीछे से उस पर टूट पड़ी। टॉम की मौत को याद करने से उसके अंदर का गुस्सा फूट पड़ा और वो बिना रुके नाइफ से उस आदमी पर लगातार वार करने लगी। वो तब तक उस आदमी को मारती रही जब तक वो मर नहीं गया। उसे होश ही नहीं था कि वो क्या कर रही है। तब केसी दौड़कर अपनी माँ को रोकती है और बड़ी मुश्किल से उसे शांत करती है। वो जूलिया को पकड़कर किसी तरह वहाँ से दूर ले गई। फिर अगली सुबह जब तीनों उठे तो उनके सामने एक और डरावना नजारा था। बाहर उस आदमी की लाश पर छोटे छोटे कीड़े रेंग रहे थे। जब जूलिया ध्यान से उसे देखती है तो उसके शरीर पर अनगिनत बाइट मार्क दिखाई देते हैं। इसका मतलब साफ था कि आसपास कोई बहुत खतरनाक क्रिएचर छुपा हुआ है। ये समझते ही तीनों बिना समय गवाए वहाँ से निकल गए और जैसे ही वो वहाँ से दूर गए, उस आदमी के मुंह के अंदर से बहुत सारे क्रैब बाहर निकलने लगे। कुछ घंटों बाद जूलिया और केसी मैप देखकर सही रास्ता तय करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ बेन बिना रुके लगातार आगे बढ़ रहा था। जूलिया उसे आवाज देकर रुकने कहती है, लेकिन बेन प्यास से इतना ज्यादा परेशान हो गया था कि उसकी बात पर ध्यान ही नहीं देता। उसे सामने जमीन पर थोड़ा सा पानी दिखाई दिया, इसीलिए वो तुरंत झुककर उसे पीने ही वाला था, लेकिन तभी जूलिया दौड़कर आई और उसे पीछे से खींच लिया। वो समझाती है कि इस बदली हुई दुनिया में किसी भी अनजान और गंदे पानी को पीना बहुत खतरनाक हो सकता है। ऐसा पानी उनकी हालत और खराब कर सकता है। इसके बाद तीनों फिर से अपना सफर शुरू करते हैं। ऊपर तपता हुआ सूरज उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ा रहा था। अब गर्मी से बचने के लिए वो अपने सिर को कपड़ों से ढक लेते हैं। धीरे धीरे बेन को फिर से चक्कर आने लगे। उसकी हालत बिगड़ती देखकर जूलिया आसपास पड़ी टूटी हुई चेयर की मदद से एक छोटा सा शेल्टर बनाती है। फिर वो बेन को एक इंजेक्शन लगाती है ताकि उसकी हालत संभल सके। फिर तीनों वही रात बिताने का फैसला करते हैं। अगली सुबह जूलिया जल्दी उठ गई। उसे बाहर से कोई अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी। तब वो धीरे धीरे बाहर निकली, लेकिन सामने का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि हजारों की संख्या में विशाल क्रैब का एक झुंड तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। जूलिया तुरंत वापस भागी और केसी और बेन को जगाया। फिर तीनों बिना देर किए अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। भागते भागते उन्हें दूर एक विशाल कार्गो शिप दिखाई दिया। वो पूरी ताकत से उसकी तरफ दौड़ते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि शिप के 3 क्रू मेंबर अब भी जिंदा है। उनमें से एक औरत उनकी मदद करना चाहती थी, लेकिन बाकी 2 आदमी डर की वजह से उन्हें अंदर आने से मना कर देते हैं। वो जल्दी से एक बड़े कंटेनर के अंदर छुप गए और दरवाजा बंद कर लिया। अब तक क्रैब का झुंड लगभग उनके पास पहुंच चुका था। तब जूलिया केसी और बेन से कहती है कि वो कंटेनर के ऊपर चढ़ जाए। दोनों किसी तरह ऊपर पहुंच गए, लेकिन जब जूलिया खुद ऊपर चढ़ने वाली थी तो बहुत सारे क्रैब उसके पैर से चिपक गए और उसे बुरी तरह काटने लगे। दर्द से जूलिया जोर जोर से चीखने लगी, लेकिन केसी और बेन उसका हाथ पकड़कर पूरी ताकत से उसे ऊपर खींच लेते हैं। लेकिन खतरा अभी तक खत्म नहीं हुआ था। कंटेनर के किनारे बने एक होल से कई सारे क्रैब अंदर घुसने लगे। अंदर फंसे क्रू मेंबर खुद को बचाने के लिए गन चलाते हैं, लेकिन क्रैब की संख्या इतनी ज्यादा थी कि उनका बचना नामुमकिन था। कुछ ही मिनटों में क्रैब 2 आदमियों को जिंदा ही नोच
सोचकर मार देते हैं। आखिरी बचा क्रू मेंबर किसी तरह ऊपर बने होल तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन क्रैब उसे नीचे खींच लेते हैं और बेरहमी से मार देते हैं। खतरा टलने के बाद जूलिया अपने घायल पैर पर बैंडेज बांधती है, लेकिन दर्द, कमजोरी और थकान की वजह से वो बेहोश हो गई। फिर जब उसे होश आया तो एक भयानक रेतीला तूफान चल रहा था, लेकिन सबसे डरावनी बात तो ये थी कि उसके दोनों बच्चे वहां मौजूद नहीं थे। जूलिया घबराकर तुरंत नीचे उतर गई और उन्हें आवाज देने लगी। नीचे जाने के बाद वो पहले से मरी हुई औरत की गन भी उठा लेती है ताकि जरूरत पड़ने पर खुद को प्रोटेक्ट कर सके। फिर कुछ देर बाद उसे केसी की आवाज सुनाई दी। केसी वापस आकर बताती है कि वो लोग मदद ढूंढने बाहर गए थे, लेकिन उन्हें कोई भी जिंदा इंसान नहीं मिला। कुछ समय बाद बेन भी उनके पास वापस आ गया। वो बताता है कि उसे खुला हुआ कंटेनर मिला है जहां रेतीला तूफान खत्म होने तक वो छुप सकते हैं। फिर तीनों उस कंटेनर के अंदर चले गए। अंदर पहुंचकर जूलिया टॉम का लाइटर निकालती है। फिर वो उसी आग से अपने घाव को जलाकर बंद करती है ताकि इन्फेक्शन न फैले। दर्द इतना ज्यादा था कि उसकी चीखें पूरे कंटेनर में गूंजने लगी। फिर कुछ देर बाद रेतीला तूफान खत्म हो गया। तब वो तीनों दूसरे कंटेनर की तलाशी लेना शुरू करते हैं। वहाँ उन्हें बहुत सारी साफ पानी की बोतल मिल गई। तब कई दिनों बाद साफ पानी देखकर तीनों के चेहरे पर पहली बार थोड़ी राहत दिखाई दी। फिर वो मरे हुए क्रू मेंबर के पास गए। वही उन्हें एक रेडियो और एक गन मिली। जूलिया तुरंत रेडियो चालू करके नाव से संपर्क करती है। वो उसे बताती है कि रास्ता दिखाने वाला मैप खो गया। दूसरी तरफ नाव की हालत भी बहुत खराब थी। वो बताता है कि ओशन की गहराइयों से निकलने वाले खतरनाक क्रिएचर्स ने उस पर हमला कर दिया था। दरअसल बदले हुए एटमॉस्फेयर और ऑक्सीजन की वजह से ये शांत जानवर भी एग्रेसिव हो गए। नाव घबरा कर कहता है कि उन्हें जितना जल्दी हो सके उसके पास पहुंचना होगा। उसके इक्विपमेंट के मुताबिक ओशन उम्मीद से कहीं पहले वापस लौटने वाला है, यानी अब उनके पास सिर्फ कुछ घंटों का ही समय बचा है। इसके बाद नाव आसमान में एक फ्लेयर छोड़ता है ताकि तीनों उसकी लोकेशन पर पहुंच सके। फ्लेयर की रोशनी देखते ही जूलिया, केसी और बेन उसी दिशा में आगे बढ़ने लगे। लंबा सफर तय करने के बाद रास्ते में उन्हें एक टूटा हुआ टॉयलेट दिखाई दिया। तब बेन वहीं रुककर टॉयलेट करने लगा। उसी दौरान दूर उन्हें नाव की सबमरीन दिखाई देने लगी, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें विशाल चट्टानों से भरे बहुत खतरनाक रास्ते को पार करना पड़ेगा। जैसे ही वो चट्टानी एरिया में आगे बढ़ते हैं तभी अचानक पूरी जमीन जोर जोर से कांपने लगी। ऊपर से विशाल चट्टानें गिरने लगी थी। कुछ ही सेकंड में वहां भयानक लैंडस्लाइड शुरू हो गया। जूलिया तुरंत अपने दोनों बच्चों को धक्का देकर उन्हें सेफ जगह भेज देती है और खुद पीछे हटकर गिरती हुई चट्टानों से बचने की कोशिश करती है, लेकिन अगले ही पल उनके बीच एक बहुत बड़ी पत्थरों की दीवार खड़ी हो गई। अब जूलिया एक तरफ फंस चुकी थी और केसी और बेन दूसरी तरफ। दोनों एक दूसरे की आवाज तो सुन सकते थे, लेकिन जूलिया का दोनों के पास पहुंचना लगभग नामुमकिन हो गया था। पत्थरों की उस बड़ी सी दीवार की दूसरी तरफ अब जूलिया बिल्कुल अकेली फंस चुकी थी। वो अपने बच्चों से कहती है कि उसकी चिंता छोड़कर आगे बढ़ जाओ और किसी भी तरह सबमरीन तक पहुंचो, लेकिन केसी अपनी माँ को अकेला छोड़ने तैयार नहीं थी। वो बार बार जूलिया से कहती है कि किसी तरह चट्टानों पर चढ़ने की कोशिश करो। इसी बात को लेकर माँ बेटी के बीच बहस शुरू हो गई। तब जूलिया अपने दोनों बच्चों से वादा करती है वो किसी न किसी तरह उनसे दोबारा जरूर मिलेगी। तब मजबूरी में केसी बेन का हाथ पकड़ती है और दोनों आगे बढ़ जाते हैं। तब काफी मुश्किलों के बाद दोनों बच्चे बची हुई चट्टानों को पार करके आखिरकार सबमरीन तक पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि नाव खून से लथपथ था। वो बहुत कमजोर आवाज में कहता है कि अब उसका बचना नामुमकिन है, इसीलिए दोनों बच्चे बिना समय गवाए सबमरीन लेकर अपनी जान बचा ले। तभी केसी की नजर सबमरीन के अंदर गई। उसे एहसास हुआ कि नाव की वजह से अब अंदर एक जगह खाली हो चुकी है। ये बात उसके दिमाग में आते ही वो बिना कुछ सोचे दोबारा अपनी माँ को बचाने के लिए वापस दौड़ पड़ी। उधर जूलिया की तरफ उन्हीं क्रैब का झुंड एक बार फिर तेजी से आ रहा था। उन्हें देखकर जूलिया डर तो गई थी, लेकिन हिम्मत नहीं हारती। वो तुरंत गन निकाल कर फायरिंग करने लगी। कई क्रैब्स मारे गए, लेकिन उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि उन्हें रोकना नामुमकिन था। लेकिन ठीक उसी समय पर चट्टानों के बीच केसी पहुंच गई। वो अपनी माँ की तरफ हाथ बढ़ाती है। तब अपने घायल पैर के बावजूद जूलिया पूरी ताकत लगाकर चट्टान के ऊपर चढ़ना शुरू करती है। तब आखिरकार वो केसी की मदद से ऊपर चढ़ गई। इसके बाद दोनों बिना रुके सबमरीन की तरफ दौड़ने लगे। दूसरी तरफ बेन पहले से सबमरीन के ऊपर खड़ा होकर गन चला रहा था। इसी बीच जूलिया और केसी सेफली सबमरीन तक पहुंच गए। कुछ ही पलों में क्रैब नाव की डेड बॉडी तक पहुंच गए और उसे
नोच नोच कर खाने लगे। तब जूलिया बच्चों को जल्दी से अंदर जाने कहती है और खुद लगातार गन चलाकर उनका बचाव करती रहती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसकी गन की बुलेट्स भी खत्म हो गई। उसने गन को क्रैब की तरफ फेंक दिया और तेजी से सबमरीन के अंदर चली गई। फिर तीनों तुरंत हैच बंद करके उसे अच्छी तरह लॉक कर देते हैं। बाहर हजारों क्रैब सबमरीन की विंडो पर चढ़ने लगे। उसी समय अचानक पूरी धरती जोर से कांपने लगी। असल में अब ओशन वापस लौट रहा था। विशाल लहरें सबमरीन को खिलौने की तरह इधर उधर उछालने लगी। जूलिया, केसी और बेन तुरंत अपनी सीट बेल्ट बांध लेते हैं और डर के मारे एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लेते हैं। समुद्र की भयानक लहरों के बीच सबमरीन बुरी तरह हिलती रहती है। इसी दौरान जूलिया की आंखों के सामने पिछले दिनों की सारी दर्दनाक घटनाएं एक एक करके घूमने लगी। उधर केसी की तबीयत इतनी खराब हो गई कि उसे जोर जोर से उल्टियां होने लगी। फिर एक बार वही कान फाड़ देने वाली रहस्यमय आवाज गूंजती है और अगले ही पल तीनों बेहोश हो गए। कुछ समय बाद जब जूलिया, केसी और बेन को होश आया तो सबसे पहले उन्हें इस बात की राहत मिली कि कम से कम वो तीनों अब भी जिंदा है। फिर वो सबमरीन का हैच खोलकर बाहर निकलते हैं, लेकिन बाहर का नजारा देखकर तीनों पूरी तरह हैरान हो गए। ओशन की विशाल लहरें उनकी सबमरीन को बहाकर एक तबाह हो चुके सिटी के बीच ले आई थी। पूरा शहर बुरी तरह बर्बाद हो चुका था, लेकिन अच्छी बात ये थी कि शहर का कुछ हिस्सा अब भी पानी के ऊपर मौजूद था। मतलब इंसानों के पास अब भी जिंदा रहने का मौका है। अब भी उम्मीद खत्म नहीं हुई थी। अगर लोग मिलकर कोशिश करें तो वो इस उजड़ी हुई दुनिया को एक बार फिर से बसा सकते हैं और एक नई शुरुआत कर सकते हैं। और यहीं पर ये अमेजिंग सर्वाइवल कहानी भी खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी और भी अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।